साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे का उनका आज दूसरा दिन है। आपको बताते चलें कि दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले रानीडीहा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी ने बारी बारी चारों जिलों के निकाय चुनाव से संबंधित पदाधिकारियों और उम्मीदवारों के साथ बैठक की और 4 चरणों में आयोजित इस बैठक में सबसे पहले कुशीनगर की बैठक की गई, फिर महाराजगंज, इसके बाद देवरिया और आखिरी में गोरखपुर की बैठक हुई है। बैठक में सभी जिलों के प्रभारी प्रतिनिधि मौजूद रहे। आज मुख्यमंत्री योगी क्या क्या उनके कार्यक्रम हैं, ये जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता अरशद जमाल। अरशद, आज मुख्यमंत्री के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है, आज उनका क्या कार्यक्रम रहने वाला है? मुख्यमंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे पे हैं और जिस तरह से देखा जाए पहले दिन अब मुख्यमंत्री ने जिस तरह निकाय चुनाव है उसको लेकर कहा जाए कि कार्यकर्ताओं से लेकर जिलाध्यक्ष से लेकर विधायक और सांसदों के साथ एक बैठक की। उस बैठक में कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए विधानसभा में प्रचंड बहुमत और उसके बाद निकाय चुनाव में जिस तरह से उन्होंने कहा जाए कि मंत्र दिया कार्यकर्ताओं को और कहा कि विकास और कानून की व्यवस्था को लेकर जिस तरह से सरकार चल रही है उस जो विकास किया है उसको विधायक और सांसद और खास करके कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में जुट जाएं और इस बात को बताएं लोगों को, ताकि लोगों का विश्वास बढ़े। और जिस तरह से देखा जाए निकाय चुनाव करीब है, ऐसे में उन्होंने कहा कि टोलियों के जरिए सुबह और शाम एक घाट टोली बनाया जाए और उसको लेकर लोगों के बीच जाया जाए और विकास के एजेंडे पर उनसे बात की जाए और विकास के जो काम किए गए हैं उसको बताया जाए कि इसमें और चीजें क्या इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री खास करके जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरह से विधानसभा में प्रचंड बहुमत मिली है सरकार को, ऐसे ही निकाय चुनाव में भी कहीं ना कहीं पूरी ताकत झोंकने की जरूरत है और बहुमत के साथ जीतने की जरूरत। जी, आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए। तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे अरशद। फिलहाल आपका शुक्रिया। लखनऊ के हजरतगंज स्थित हलवासियों में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की अध्यक्षता में बीजेपी ने बैठक की है। बैठक की अध्यक्षता डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की है। बैठक में बीजेपी पार्षद प्रत्याशियों ने भी शिरकत की है और बैठक में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, मेयर प्रत्याशी सुषमा खरककवाल, एमएलसी रामचंद्र प्रधान, एमएलसी मुकेश शर्मा, महानगर अध्यक्ष, लखनऊ के सभी वार्डों के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, तमाम भाजपा के बड़े नेता मौजूद रहे और साथ ही ब्रजेश पाठक ने पार्षदों को जीत का मंत्र दिया। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। डीजीपी मुख्यालय ने निकाय चुनाव के मद्देनजर अति संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित किया है और राज्य निर्वाचन आयोग को चिन्हित केंद्रों की जानकारी दी गई है। इस बार आरक्षण को भी मतदान केंद्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील की श्रेणी में होने का आधार बनाया गया है। इसके अलावा पूर्व में चुनाव में हुई हिंसा, वोटरों को मतदान से रोका जाना, सांप्रदायिकता, जातिवाद, तनाव, प्रत्याशियों की आपराधिक पृष्ठभूमि को भी आधार बनाया गया है। 1391 मतदान केंद्र अति संवेदनशील प्लस की श्रेणी में है। निगरानी के लिए वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। दूसरे चरण में ज्यादा संवेदनशील मतदान केंद्र होने के कारण इन सेंटर्स में अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। मतदान केंद्र और मतदेय स्थल का जिला निर्वाचन अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ 100% सत्यापन भी कराया जाएगा। कुल मिला के संख्या 760 है। निकाय चुनाव के पहले चरण के नामांकन के बाद बीजेपी अब चुनावी जनसभाओं की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के रणनीतिकारों ने 20 अप्रैल के बाद से बड़े नेताओं की जनसभाओं का मसौदा तैयार कर लिया है। इन जनसभाओं में मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम के साथ ही मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों की जनसभाएं होंगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजे गए कार्यक्रम को मंजूरी मिलते ही कार्यक्रम जारी किए जाएंगे। तैयार कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री सभी नगर निगम और बड़ी नगर पालिकाओं में जनसभाएं करेंगे और रैलियां भी करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी प्रदेश भर में रैलियां करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के बड़े नेताओं की भी सभाओं का प्रोग्राम जारी रहेगा। अतीक अशरफ मर्डर केस के तीनों आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। एसआईटी ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की कस्टडी रिमांड ही दी है। एसआईटी अब आरोपियों को कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी, कई तरह के सवाल करेगी। जांच में एसआईटी सबूत जुटाएगी और क्राइम सीन भी रिक्रिएट करेगी। खबर है कि शाम को ही क्राइम सीन रिक्रिएट होगा। 23 अप्रैल को आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अतीक अशरफ से जुड़ी हुई मर्डर केस में
शाहगंज एसएचओ पर कार्रवाई की गई है। अश्वनी कुमार को सस्पेंड किया गया है। 2 दरोगा के साथ 2 सिपाही भी सस्पेंड किए गए हैं। बीते दिनों इन लोगों से एसआईटी ने भी पूछताछ की थी। अब इन लोगों पर कार्रवाई की गई है। जिस तरह से अतीक अहमद का मर्डर हुआ है, जिसे लेकर पुलिस सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसे लेकर शाहगंज दरोगा पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि अतीक अशरफ की हत्या शाहगंज थाना क्षेत्र में हुई थी, जबकि धूमनगंज पुलिस मेडिकल कराने कॉल्विन अस्पताल लेकर गई थी। खबर बरेली से, जहां पर अतीक अशरफ हत्या के विरोध में मौलाना तौकीर रजा को धरना देने से पुलिस ने रोक दिया है। वो पहले से चिन्हित स्थान पर धरना देने के लिए निकले थे, जहां पर पहले से ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। इसके बाद मौलाना सड़क पर ही अपने समर्थकों के साथ बैठकर सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं तौकीर रजा को मीडिया से बात नहीं करने दिया गया। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा धरने को लेकर उनके आवास के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तौकीर रजा इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में धरना देने का ऐलान कर चुके थे। मौलाना तौकीर रजा अतीक अशरफ मर्डर केस के खिलाफ धरना देने का ऐलान उन्होंने किया था। माहौल खराब ना हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, जिसे लेकर पुलिस ने कदम उठाया है और मौलाना के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद प्रयागराज में उनके द्वारा सताए गए लोगों का दर्द भी छलक रहा है। किसी का अपहरण कराया गया, किसी की हत्या की गई, किसी से फिरौती वसूली गई, तो किसी की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। ऐसे ही एक लोग नहीं, बल्कि एक बहुत लंबी फेरिस्त है। इन्हीं में से एक है झलवा की रहने वाली सूरजकली, जिनके पति की हत्या किसने की यह आज तक कोई नहीं जानता। इतना ही नहीं, पति के मरने के बाद उन्हें देख तक नहीं कलीबाई पाई है। लेकिन सूरजकली का कहना है कि उनके पति को अतीक अहमद ने मरवाया था और बेटे पर भी जुर्म ढाए गोली मारी गई, जिससे आज तक सूरजकली का बेटा ठीक से चल नहीं पाता। सूरजकली पर 2016 में फायरिंग की गई थी, क्योंकि अतीक अहमद उनकी 17 बीघा जमीन को अपने नाम करवाना चाहता था। जमीन सूरजकली के नाम पर है, लेकिन कब्जा कोई किसी और ने कर रखा है। अब सूरजकली मुख्यमंत्री योगी से गुहार लगा रही है कि उनकी जमीन को वापस कराया जाए। सब कुछ खो दिया, कम से कम जमीन तो वापस मिल जाए। साल के सबसे शुभ मुहूर्तों में एक है अक्षय तृतीया। कहते हैं इस दिन घर आई लक्ष्मी हमेशा समृद्धि देती है। तो आज ही आइए एशपुरा के शोरूम में लक्ष्मी जी का मिलकर स्वागत करते हैं। एशपुरा, प्रथा भी प्रगति भी। धर्म और आस्था का केंद्र है उत्तराखंड। इस देवभूमि की संस्कृति और सभ्यता को सुरक्षित रखने के लिए उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून को और भी सख्त कर दिया है। इस नए कानून के तहत जबरन या लालच देकर किसी एक व्यक्ति का धर्म परिवर्तित कराने का दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा और 25,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं जबरन सामूहिक धर्मांतरण का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक के कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही इसे गैर जमानती अपराध भी घोषित किया गया है। यह कानून हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता, हमारे समाज के लिए बनाना जरूरी था। अब ना कोई किसी को बहला फुसला पाएगा, ना कोई लालच दे पाएगा। वहीं पीड़ितों को राहत देने के लिए कानून के तहत ये प्रावधान किया गया है कि अपराधी को 5 लाख रुपए तक के मुआवजे का भुगतान करना होगा और ये राशि पीड़ित को दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण के उद्देश्य से अन्य धर्म की महिला से विवाह करके उसका धर्म बदलवाने का प्रयास करता है, तो महिला द्वारा शिकायत किए जाने पर विवाह को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वालों को जिला अधिकारी को विधिवत सूचना देनी होगी। इस कानून के बनने के बाद राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर प्रभावी तौर पर अंकुश लगेगा। राज्य में जबरन धर्मांतरण पर कड़ा प्रहार, 1 साल नई मिसाल।
सहारा प्रणाम, सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की ताजा खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन सुबह मुख्यमंत्री योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। गोरक्षनाथ मंदिर स्थित गौशाला में गायों की सेवा की है और साथ ही अपने हाथों से गायों और बछड़ों को चना और गुड़ खिलाया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। आपको बताते चलें कि दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले रानीडीहा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी ने बारी बारी 4 जिलों के निकाय चुनाव से संबंधित पदाधिकारियों और उम्मीदवारों के साथ बैठक की है। 4 चरणों में आयोजित इस बैठक में सबसे पहले कुशीनगर की बैठक की गई और फिर महाराजगंज, उसके बाद देवरिया और आखिर में गोरखपुर की बैठक हुई है। बैठक में सभी जिलों के प्रभारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे। लखनऊ के हजरतगंज स्थित हलवासियों में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की अध्यक्षता में बीजेपी ने बैठक की है। बैठक की अध्यक्षता डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की है। बैठक में बीजेपी पार्षद प्रत्याशियों ने भी शिरकत की है। बैठक में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, मेयर प्रत्याशी सुषमा खरकवाल, एमएलसी रामचंद्र प्रधान, एमएलसी मुकेश शर्मा, महानगर अध्यक्ष लखनऊ के सभी वार्ड के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और तमाम भाजपा के बड़े नेता मौजूद रहे। ब्रजेश पाठक ने पार्षद प्रत्याशियों को जीत का मंत्र दिया। बुलंदशहर के पहासू नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन अजमल उर्फ छोटे ने समाजवादी पार्टी के मौजूदा जिला अध्यक्ष पर रुपयों के लेन देन का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी के नगर पालिका सभासदों के टिकट वितरण के लिए कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें पूर्व चेयरमैन का आरोप है कि जिला अध्यक्ष मतबूल अली ने समाजवादी पार्टी से टिकट के नाम पर उनसे 2-2 लाख रुपए वसूले हैं और टिकट भी नहीं दिया है। इस बात से आहत पूर्व चेयरमैन ने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस संबंध में अजमल छोटे ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को एक पत्र भी लिखा और अपने पैसे वापस दिलाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इधर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा करार दिया है। खबर यह भी है कि कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी जियाउर रहमान और जिला अध्यक्ष राकेश भाटी ने अजमल को समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता देकर उन्हें कांग्रेस में शामिल कर लिया है। तो हमारा आवेदन ले गए नकलऊ, तो हमसे बोलेगा हम जा रहे हैं नकलऊ, कुछ करवाओ दिलवाओ। हमने उनको रुपए दे दिए 2 लाख रुपए। अब उन्होंने हमारा आवेदन भी पेश नहीं किया अध्यक्ष जी के पास और दुबका के सिंबल हमारे दूसरे आदमी को ला के दे दिया। अब हमने कहा क्या हुआ कि अभी रुक जाओ 21 तारीख तक कुछ होगा। अखिलेश जी जा रहे हैं दिल्ली, जब आप 24 तारीख को नॉमिनेशन आप कर देना। जब ज़्यादा वही जब मुझे शक हो गया तो मैंने बोला भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे पैसे लौटा दो, अगर कम लग रहे तो हम ज़्यादा दे देते आप। तो उन्होंने उनसे कुछ बढ़ा के ले लिए। जो जैसी वो रिपोर्ट आई है तो फिर उन्होंने हमें 70,000 रुपये वापिस कर दी। बाकी 1,30,000 रुपये रह गए। कोई लड़ाई तो लड़ेंगे नहीं भैया, चेयरमैन ही लड़ रहे हैं तो हम किसी लड़ाई क्यों लड़ेंगे। कौन सी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और क्या नाम है जिलाध्यक्ष का? समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और उनका नाम मतलूब अली है। और क्या है पूरा मामला, ये बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता सौरभ शर्मा। सौरभ, क्या है ये पूरा मामला? बता दूं, मामला पूरा एक तरीके से साफ नहीं हुआ है, लेकिन आरोप बहुत गंभीर है। तब तक ये जो आरोप थे वो बसपा पार्टी में लगते रहे थे कि पैसे लेकर टिकट बांटे जाने की बात कही जाती। हालांकि अभी ये कहा जा सकता है कि ये ऊपर तक पैसे का सिस्टम है या केवल जिला लेवल पर ये इस तरह की बातें सामने जो आ रही है कि जिला लेवल पर, लेकिन वास्तव में मामला बहुत गंभीर है। और अभी क्योंकि कल भी समाजवादी ने लिस्ट जारी की है तो बुलंदशहर के और टिकट भी वो कर दिए हैं, घोषित कर दिया, लेकिन जो पहासू का टिकट है वो अभी भी होल्ड पर है। तो कहीं ना कहीं पार्टी में जो शीर्ष लेवल पर भी है वो इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है
और इसमें जरूर अगर साथ बचानी होगी तो जांच भी निष्पक्ष होनी चाहिए और कोई दोषी पाया जाता है चाहे, क्योंकि वो भी जो आरोप लगा रहा है वो भी समाजवादी दशकों से वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा जो जिला अध्यक्ष है वो भी शुरू से ही समाजवादी पार्टी में, हालांकि बीच में उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा था, लेकिन ये पूरा मामला है तो वाकई है, इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो दोनों में से तो उस पर कार्रवाई आलाकमान कहीं ना कहीं पार्टी की जो प्रतिष्ठा है, समाजवादी पार्टी जो अपने आप को साफ सुथरी साबित करने के और भाजपा के मुकाबले प्रदेश में खड़ा करने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो छवि है उसको नुकसान पहुंचेगा, पूरा एक अंदेशा है। जी जी, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। साल के सबसे शुभ मुहूर्तों में एक है अक्षय तृतीया। कहते हैं इस दिन घर आई लक्ष्मी हमेशा समृद्धि देती है। तो आज ही आइए एशपुरा के शोरूम में लक्ष्मी जी का मिलकर स्वागत करते हैं। एशपुरा, प्रथा भी प्रगति भी। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को खोजने के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हैं जो जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। पुलिस प्रयागराज के साथ ही साथ कौशाम्बी जनपद में भी जगह जगह छापेमारी कर रही है। कई घरों में खोजबीन के साथ गंगा और यमुना के कछारी इलाके में ड्रोन कैमरे की सहायता से अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि कई राज्यों में, शहरों में छापेमारी के बाद एक बार फिर प्रयागराज और कौशाम्बी के कई गांवों में तलाश तेज कर दी गई है। यहाँ छुपे होने की सूचना थी और चुनाव के मद्देनजर भी हम लोगों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। तो पल्हाना और ये आसपास के गाँव के खेतों में और नदी के किनारे अभी तक हमें कोई वैसी सफलता नहीं मिली है, लेकिन हम लोग उसको लगातार जारी रखेंगे और जो प्रगति होगी आपसे। कितने घंटे चली है? ये करीब 2.5-3 घंटे की थी। सारी कुछ बातें हैं इसमें, जो कुछ हम लोगों को मिलेगा फिर उसके बाद। और उस मसले पर बातचीत करने के लिए प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता छत्रपति शिवाजी। छत्रपति, बड़ी हैरानी की बात है कि पूरा पुलिस महकमा, पूरा इंटेलिजेंस, पूरा आईबी इसमें लगा हुआ है पिछले कई दिनों से, लेकिन अब तक लोकेशन तक शाइस्ता परवीन की ट्रैक नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल, लगातार अब जो है एसटीएफ के निशाने पे माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और इनकी बहन नूरी, इन तीनों को पुलिस के रडार पे है। शाइस्ता परवीन 50,000 इनामिया भी है और लगातार एसटीएफ पुलिस की टीम जहां सूचना मिल रही है, इलाहाबाद और कौशाम्बी के बॉर्डर इलाके, कछार इलाके, पिछले 2 दिनों से डोर टू डोर और पूरा कछार में कॉम्बिंग कर रही है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है नदी मार्ग से ही वो कहीं बाहर भाग जाए। तो लगातार आज भी जो है वो उन इलाकों में कॉम्बिंग की जा रही है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है ये सूचना नहीं है, अभी तक ये तीनों जो है पकड़ में नहीं आ पाई है। इसी के साथ जो 5 जो शूटर थे उमेश पाल हत्याकांड में, उसमें से एक साबिर जो है जिसमें 5 लाख का इनामी, वो भी इनके साथ साये के साथ चल रहा है और ऐसा कहा जाता है कि इन तीनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी शूटर साबिर पे ही है। जी जी, आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए। तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया। अतीक और उसके भाई का अशरफ की हत्या के बाद अब प्रयागराज में उनके द्वारा सताए गए लोगों का दर्द बाहर आ रहा है। किसी का अपहरण कराया गया, किसी की हत्या हुई, किसी से फिरौती वसूली गई, किसी की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया। ऐसा 1-2 व्यक्ति नहीं बल्कि एक बहुत लंबी फेहरिस्त है। इन्हीं में एक हैं जहलवा की रहने वाली सूरजकली, जिनके पति की हत्या किसने की यह कोई नहीं जानता। इतना ही नहीं, पति के मरने के बाद उन्हें देख तक सूरजकली नहीं पाई, लेकिन सूरजकली का कहना है कि उसके पति को अतीक अहमद ने मरवाया था। बेटे पर भी जुर्म ढाए, गोली तक उसके बेटे को मारी गई, जिससे आज तक सूरजकली का बेटा ठीक से चल नहीं पाता। सूरजकली पर 2016 में फायरिंग की गई क्योंकि अतीक अहमद उनकी 17 बीघा जमीन को अपने नाम करवाना चाहता था। जमीन सूरजकली के नाम पर है, लेकिन कब्जा
किसी और ने कर रखा है। अब सूरजकली मुख्यमंत्री योगी से गुहार लगा रही है कि उनकी जमीन तो वापस करा दी जाए। सब कुछ खो दिया, कम से कम जमीन वापस मिल जाए। इस वक्त मैं सूरजकली के पास हूँ और 1990 में इनके पास 17 बीघा की जमीनें थी और इस जमीन को अतीक ने जबरदस्ती संस्था बनाकर कब्जा कर लिया और तमाम लोगों को बेच डाला और ये गुहार लगाती रही हर जगह, लेकिन इनको न्याय नहीं मिला है। अब अतीक का साम्राज्य खत्म हो चुका है। जानते हैं माता जी, ये बताइए कि 1990 की है और आपका 17 बीघा जमीन था। 17 बीघा नहीं, 12 बीघा यहाँ, 12.5 बीघा, 12 बीघा और 6 बीघा वहाँ पे अतीक के ऑफिस के पास। ठीक है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहती हैं? मैं उसके विषय में अब मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मुझको जो सामने है वही मिल जाए, इंसाफ हो जाए। जय श्री उर्फ सूरजकली मेरा नाम है। सन 89-90 की बात है। सोसाइटी बनाए श्रीवास्तव मानिकचंद जो है, तो उन्हें उसी महीने अतीक के आंख लग गई। 12.5 बीघा है, वहाँ भी खेला खत्म हो गया। यहाँ मेरे पति पढ़े लिखे नहीं थे, जो है तो फर्जी दस्तावेज बनवाए सोसाइटी अगवा करके। और उसके बाद जो है तो आपके पति का क्या नाम था? बिरजमोहन उर्फ बच्चा। यानी बच्चे के नाम से ज्यादा लोग जानते थे? हाँ, बच्चा के नाम से ज्यादा ना जानते थे, बच्चा कहते थे। अब आज मुझको नाम लेना पड़ गया है, आप कह रहे हैं। नहीं, मैं नाम नहीं लेती हूँ, जो है तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो जब मुकदमा दायर हुआ तो उन्हें ले जा करके नहीं चला मेरा मुकदमा। फिर अतीक यहाँ बुलवाए जो है तो हमें तो अच्छे रफात को भेजा। जब अच्छे रफात को भेजा, कहीं जा बुला लो, तो मैं जो है तो वहाँ गए। मेरा भाई गया, मैं गई, तो उसको टीचर किया गया। जो है तो मारा पीटे का धमकी दिए गए, मरबो भय। और जो है तो मेरे भाई को करंट लगा के नहीं मारे, तो बहने भाई किसी तरीके और सादा कागज में वो करके और बोले कि तुम्हारे पति और बच्चे कहने ख्याल नहीं है, इसमें दस्तखत कर दो। अदालत मेरे यहाँ लगती है, कोर्ट कचहरी, और अपने भलाई की चाहती हो तो छोड़ दो। जो है तो मुकदमा जमीन अब ये नहीं करनी। बांदा में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। केन नदी की जलधारा के बीच से भारी मशीनों के साथ अवैध खनन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सत्ता पोषित माफिया आनंद त्रिपाठी इसका मुख्य आरोपी है, जो धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहा है। वहीं बांदा जिला अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। बताया जा रहा है कि यदि इस तरह नदियों के साथ खिलवाड़ होता रहा तो जल्द ही बांदा जिला गहरे संकट से जूझ सकता है। बांदा के खनिज अधिकारी अर्जुन, जो कि ऑफिस में बैठ के फर्जी रिपोर्टें लगाते हैं और माफियाओं से गठजोड़ करते हैं और भन्ना कमाते हैं, बांदा के खनिज अधिकारी, और उनको छूट दे रखी है बांदा की जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल की चुप्पी ने। बता दें कि बांदा की जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल भले ही फेमस हुई हो माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए, लेकिन जब से वो सत्ता में बीजेपी आई और वो पद पर आई, तब से उनकी तेज तर्रार छवि को पता नहीं कैसी स्थिरता आ गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अछरौल खदान में अवैध खनन हो रहा है। पानी की जलधारा के बीच से अवैध खनन किया जा रहा है। एनजीटी का नियम है कि आप पानी को नहीं छू सकते, लेकिन जब माफिया सत्ता का हो, बब्बू त्रिपाठी हो, कई दल बदल देने वाला हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी नियम और कायदे कानून मायने नहीं रखते। अगर आप सत्ता के हैं और आपकी सिस्टम में अच्छी पकड़ है, आप पत्रकार खबर चलाते रहे, कोई कार्रवाई नहीं होती। दिखावे के नाम पे नोटिस जारी हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और केन नदी का सीना किस तरह से चीरा जा रहा है और इसका भुगतान करते हैं बुंदेलखंड वासी, बांदा वासी। अधिक तापमान,
अप्रैल के महीने में 45 के ऊपर पारा, जल जीवन की अस्तता व्यस्तता, इस तरह से यहाँ के लोग इसका दंश झेलते हैं और यहाँ के खनिज अधिकारी और जिम्मेदार अपनी झोली भरने में जुटे हैं। चांदी के जूते के आगे सब नतमस्तक है और पर्यावरण और आम जनता इसका भुगतान भुगत रही है। बांदा से सहारा समय के लिए अभिषेक शुक्ला। और जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे अभिषेक शुक्ला, वो खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, यदि आप सरेआम जाकर दिन दहाड़े आराम से, बहुत आराम से आप पूरे अवैध खनन की फोटोग्राफी कर सकते हैं, इनकी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं, तो क्या अधिकारियों तक इस बात की सूचना नहीं मिलती कि अवैध खनन सरेआम वहां पर दिन दिहाड़े किया जा रहा है? अधिकारी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए उतारू नहीं होते? जी बिल्कुल, हम चैनल के माध्यम से भी दिखा रहे हैं, हम लोग वहाँ पे प्रत्यक्ष खड़े होकर के दिखा रहे हैं। हालांकि वेदों पुराणों में कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, लेकिन अब इस युग में प्रत्यक्ष का भी प्रमाण मान्य नहीं है। अधिकारी इस तरह से चांदी के जूते के आगे नतमस्तक है कि उनको ये नहीं दिख रहा कि जनता त्राहिमाम कर रही है। 45 डिग्री से ऊपर पारा पहुंच गया है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी मई जून बाकी है। ये सब प्रकृति से छेड़छाड़ करने का नतीजा है। बांदा में एकमात्र केन नदी है जो जिससे पूरे बांदा को पानी सप्लाई होता है। यहाँ तक कि खेतों में बांदा के केन नदी से जुड़े हुए जितने भी गांव है वहाँ के खेतों में सिंचाई होती है, लेकिन केन नदी अब नाला बन गई है। इन्हीं माफियाओं की वजह से ये लोग बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं हैवी पोकलाइन मशीनों से, तो पानी वहाँ पे एकत्रित हो जाता है और आगे का पानी सूख जाता है। इस तरह से जो जीवनदायिनी केन नदी है, अगर इसी तरह अवैध खनन होता रहा तो आगे आने वाले 2-4 सालों में विलुप्त हो जाएगी। अभी नाला बन गई है, आगे 2-4 सालों में विलुप्त हो जाएगी। अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा, केवल पैसे के आगे सब नतमस्तक है। बालू माफिया है, उनको पैसे कमाने की वो है, सिस्टम के जो जिम्मेदार है तो वो है, उनको उनका हिस्सा पहुंच रहा है। ये हम इसलिए आरोप लगा रहे हैं क्योंकि जब हम दिखा रहे हैं फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम पहुंच रहा है कहीं ना कहीं। तो ये सरकार की छवि भी खराब कर रहे हैं। जो स्थानीय प्रशासन है, बालू माफिया है, सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। तो लखनऊ में बैठे जिम्मेदारों को ध्यान देना होगा और पर्यावरण को बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए कोई ना कोई ठोस कार्रवाई करनी होगी। जी, अधिकारियों से इस बारे में आपने बात की, तो अधिकारियों का क्या जवाब होता है? मैं आपको बता दूं कि मैंने अधिकारियों से बात की थी। खनिज अधिकारी जो अर्जुन है उनसे फोन द्वारा बात की। एक तो पहले उनका फोन नहीं उठता, फिर जब किसी तरह से रात दिन जब 4-5 बार फोन किया तो फोन उठा, तो उन्होंने बताया कि हमने अछौड़ खदान को नोटिस दिया हुआ है कि उन्होंने आवश्यकता से अधिक खनन किया है। मतलब उन्होंने स्वीकारा कि आवश्यकता से अधिक खनन किया, उसका नोटिस दिया है, लेकिन नोटिस देकर के ही खाना पूर्ति कर ली गई है। यहाँ पर मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता हूँ कि जो आवश्यकता से अधिक खनन होता है उसका नोटिस दे दिया जाता है और वो नोटिस की क्षतिपूर्ति कर देता है माफिया, तो फिर वो लीगल हो जाता है कि वो और खनन कर सकता है। टेक्निकल रूप से नोटिस देना एक प्रकार से माफिया की मदद करना है। तो खनिज अधिकारी हो या जिम्मेदार अधिकारी हो, वो मदद ही करते नजर आ रहे हैं, कार्यवाही नहीं कर रहे हैं किसी भी प्रकार की। जी, आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए और तमाम अपडेट्स भेजते रहिए, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया। खबर कानपुर से है, जहां एक युवक को अगवा कर पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हनुमंत विहार के गेस्ट हाउस के दबंग संचालक राम भरोसे ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक को पहले अगवा किया और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित युवक बुरी तरह से घायल हो गया और उसके शरीर में कई जगह पर गहरी चोटें आई हैं। परिजनों का आरोप है कि घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई थी। सूचना देने के पुलिस मौके पर पहुंचकर महज खानापूर्ति कर वापस लौट गई। शिकायत लेकर पीड़ित अपने परिजनों के साथ डीसीपी कार्यालय पहुंचा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।